हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, जो कि वो 2D में हम पढ़े थे। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर 3D में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये यहाँ पे एक 3D मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक सिस्टम हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट चार्ज हमने एक सेंटर पे रख दिया और इसके कारण यहाँ पर पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो हम निकाल देंगे। इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, z मान लिया। अब हम आर वेक्टर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर अगर किसी भी दो पॉइंट का अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ना, तो फाइनल पॉइंट और माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। तो देखो, फाइनल पॉइंट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का क्या है, x माइनस 0, फिर उसके लिए y के लिए y माइनस 0, फिर z के लिए z माइनस 0, और सब में क्या है ये हम, क्योंकि हम वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसके साथ हमारा एक यूनिट वेक्टर भी लग जाएगा, i कैप, j कैप और k कैप। तो यहाँ से हम निकाले तो r वेक्टर आ गया x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसका r का मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं। अब हम r का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सारे का क्या कर देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पी पॉइंट पर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगा, के क्यू बटा आर क्यू इंटू आर वेक्टर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं कि कितना होता है कि के क्यू बटा आर क्यू बटा आर वेक्टर इंटू क्या होता है, ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब हम इसी को हमारा क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो ई नेट है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो है ना वो तीनों जो एलोंग है, तीनों एक्सिस के जो एलोंग है उसका ये नेट है। तो देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस के भी एलोंग है, वाई एक्सिस के भी एलोंग है और जेड एक्सिस के भी एलोंग है, ठीक है। और उस इक्वल टू जो टोटल यहाँ पे और आर का जो भी मैग्नीट्यूड था यहाँ पे हमने रख दिया, और ऊपर से जो आर वेक्टर था यहाँ पे वो हमने पुट कर दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे तीनों वेक्टर को क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए। तब हम यहाँ पे दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे, आई कैप को आई कैप से और जे कैप को जे कैप से, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के क्यू एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा। उसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा के क्यू वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा। उसी तरह मेरा जेड एक्सिस के अलोंग भी आ जाएगा। तो इस तरह हम अगर किसी भी 3 कोऑर्डिनेट में अगर दिया रहता है तो हम इस तरह से हम अलग अलग मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग अलग अलग निकाल के उसको हम ऐड कर सकते हैं, अगर नेट किसी पॉइंट पर अगर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो। अब आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए हाइपोथेटिकल लाइन सच दैट एन एनी ऑफ इट्स पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट, यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है और किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट के अलोंग वहां पे एक टेंजेंट खींच देते हैं और वो जो टेंजेंट आता है उसके अलोंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि दिखाया गया है कि इस अगर पी पॉइंट पर निकालना था तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट खींच दिए, फिर यहाँ पे क्यू पे निकालना था तो यहाँ पे हमने टेंजेंट खींच दिए। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इमेजिनरी होता है, यानी कि ये रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर E1, E2, E3 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एट ए पॉइंट P, Q एंड R पर का रेस्पेक्टिवली, इसी तरह बताया है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। गिव्स ऑन आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट पर, यानी कि है इसका जो रिलेटिव क्लोजनेस है, यानी कि इसकी जो बीच की जो दूरी है वो हमारा हमको बताता है, आइडिया देता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नीट्यूड को बताता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है ना यहाँ पे जाके जो है ना पास पास है और यहाँ पे क्या है, ये दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कम आएगा, और चूंकि यहाँ पे क्या है लाइन पास पास है तो यहाँ का स्ट्रेंथ जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। तो यही चीज यहाँ पे हमने बताया है कि ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है बी पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नीट्यूड वाइज। तीसरा पॉइंट क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर को बिकॉज देयर कैन नॉट बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पर।
कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। ऐसा क्यों होता है तो वो आपको हम बता रहे हैं। नोट है यहाँ पे, if is not mentioned then the electric field lines is considered as net electric field at any point पर का अगर कुछ भी अगर दिया हुआ नहीं हो तो किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम मतलब कि मानेंगे कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और चूंकि ऊपर का पॉइंट मेरा क्या होता है ना कि जैसे मान लिया कि एक लाइंस ऐसे है और एक लाइंस यहाँ पे इसे कट कर गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो ना तो अगर इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इस की वजह से देखोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। यानी कि ये क्या है, दो अलग अलग एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन को बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसीलिए ये पॉइंट क्या है, एक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कहना गलत है कि ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यही इसका मेन रीजन है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर इन मैग्नीट्यूड में एज वेल एज डायरेक्शन में द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, सेम हो, तब वो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है ना वो इक्वली स्पेस्ड होता है। यानी कि इक्वली स्पेस्ड का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ना ये सारा इधर की तरफ है और यहाँ पे क्या है डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये देखिए दोनों के बीच का जो स्पेस है ना वो क्या है, सेम है। यानी कि कोई भी दो लाइन आप ले लो तो यहाँ पे बीच का स्पेस क्या है, वो सेम होता है। तो यहाँ पे ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये क्या है, दोनों पैरेलल भी है तो दोनों क्या है, मतलब कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम भी आ रहा है। यानी कि ई ए और ई बी कहीं पे भी निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पांचवा पॉइंट कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग ओरिजिनेटेड टर्मिनेटेड फ्रॉम एट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ द चार्ज। कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से मेरा जनरेट हो रहा है तो यहाँ से निकलेगा बाहर, तो यहाँ से देखो बाहर निकल रहा है और एरो क्या दिखा रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो ये मतलब ये सारा एरो क्या दिखा रहा है, यहाँ से क्या है, बाहर निकल रहा है और यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे ये चीज ये भी बताया रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मॉडुलस आएगा, जो कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो मॉडुलस ऑफ द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ द चार्ज। ये जो है ना मॉडुलस ऑफ चार्ज को बताएगा, यानी कि ये कितना चार्ज का ये मैग्नीट्यूड है उसको बताएगा, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मॉडुलस है। तो यहाँ पे देखो जितने भी लाइंस हैं, यानी कि Q1 कितने लाइंस निकाल रहे हैं, 8 लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन को यहाँ से Q1 निकाल रहा है और Q2 जो है ना वो 10 लाइन को अगर टर्मिनेट कर रहा है, तो मतलब कि हमने मान लिया कि ये Q1 8 लाइन को निकाल रहा है और Q2 जो है वो 10 लाइन को निकाल रहा है, तो 8/10 कर दिए, तो ये इसका रेशियो आ गया 4/5 आ गया। जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि अगर यदि 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम 4 कूलम चार्ज से, देन तब 75 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी टर्मिनेट -3 कूलम चार्ज से। यानी कि ये हम कह रहे हैं कि मतलब कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम कम कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे Q2 जो चार्ज है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाइज जो है ना Q1 से ज़्यादा है, तभी ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और Q1 जो है ना वो कम मैग्नीट्यूड में है तो ये कम ओरिजिनेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके मतलब कि कंजर्व हो रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए स्फेरिकल सरफेस पर विच enclose a point charge at a center is non-uniform as the direction of electric field at all points is different। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट चार्ज है इसके अगर एक अराउंड में अगर हम स्फेरिकल अगर सरफेस अगर इमेजिनरी बनाए तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पर अगर हम कहीं पे भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ना हर जगह चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगा, अगर इस पॉइंट पर देखते हैं तो इधर होगा, इस पॉइंट पर देखते हैं इधर होगा, यानी कि डायरेक्शन इसका क्या है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस पर देखे तो वहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।